नमस्कार दोस्तों, स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ना सिर्फ लोगों की हड्डियां जोड़ी है बल्कि उनका विश्वास भी जोड़ा। सो वेलकम करते हैं यंग एंड डायनामिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमोल रावत सर फ्रॉम अकोला, whose patients reviews are louder than ads. सर वेलकम है आपका स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड। डॉक्टर सर, आपने ऑर्थोपेडिक सर्जरी ही क्यों चुना एज अ करियर? कोई इंस्पिरेशन था या खास वजह? फर्स्ट जब एमबीबीएस कर रहे थे तब मुझे ऑफ्थेल्म करना था, लेकिन जैसे मेरा इंटर्नशिप हुआ और इंटर्नशिप के दरमियान सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग लगता है और पोस्टिंग में आपको पता चलता है कौन सी फील्ड क्या है और असली इंटरेस्ट वहां से डेवलप होना शुरू होता है। तो थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स ये ताकत वाली मस्कुलाइन ब्रांच लगी और उसमें जैसा जो आने वाला पेशेंट भी रहता है तो बहुत सी बार ऐसा रहता है कि राड़ा हो जाता है। जैसा हम कैजुअलिटीज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं तो वहां पे एक पेशेंट के साथ 100 200 लोग रहते थे, तो हम जैसे लोग ही उसको हैंडल करते थे। सो मुझे ऐसा लगा कि वी शुड ऑफ दिस ब्रांच एंड उसके जो रिजल्ट्स रहते हैं, जिस तरीके से जो जोड़ने का काम है, तो वो उसकी वजह से हमने वो ब्रांच सिलेक्ट किया। जब आपने पहली बार किसी मरीज की बड़ी सर्जरी की तो अनुभव कैसा? खुद होके जब हम सर्जरी करते हैं, जैसा लर्निंग का एक कर्व रहता है। व्हेन यू आर इन अ बिग प्रीमाइसेस, बिग सेटअप, एक इंस्टीट्यूट में रहते हैं और एक इंस्टीट्यूट में किसी मेंटोर के अंडर आप सीखते हो, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। वहां पे हम हमारे हाथ में जब नाइफ रहता है तो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग, समवन इज, वी नो और माइंड नोज कि समवन इज बिहाइंड अस टू गाइड अस और टू प्रोटेक्ट अस। सो वो एक डिफरेंट सिनेरियो रहता है। और जब आप खुद के ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो और उस वक्त हमें पता रहता है कि वी आर अ सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल दिस आउटकम, एंड किसी का अच्छा या बुरा वो सब हमसे ही होना है, कोई हमारे पीछे नहीं है, कोई हमें गाइड या मेंटोर करने वाला नहीं है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट लर्निंग। हड्डियां टूटने का सबसे आम कारण क्या है? एक्सीडेंट, न्यूट्रिशन की कमी या फिर लाइफ स्टाइल? अलग अलग रीजंस है। जैसा आजकल की आजकल हाई वेलोसिटी ट्रॉमा बहुत हो रहा है। हाई वेलोसिटी ट्रॉमा बोले तो जिस तरह से गाड़ियां, ऑटो व्हीकल्स, मोबाइल व्हीकल्स, ये बहुत स्पीड से बच्चे चलाते हैं और उसके अंदर लोग गिरते हैं, तो वो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा में कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो जाता है। जीरियाट्रिक एज ग्रुप में यानी ओल्ड एज पीपल्स में उनके रीजंस अलग रहते हैं। वो ट्राइवियल ट्रॉमा यानी साधा नीचे गिर भी जाए तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का नरम हो जाना, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो उसकी वजह से होता है। कुछ डाइटरी हैबिट्स जो रहती है, विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और बोन मिनरल डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और बोन मिनरल डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से गिरने के बाद वी आर मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस ये सिनारियो है। इन यंग अडल्ट्स आल्सो विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी, दैट्स व्हाई बोन मिनरल डेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है और उसकी वजह से आप गिरने के बाद, अगर किसी एक बंदे का बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल रेंज में है और किसी एक बंदे का -2.5 के नीचे है, यानी ऑस्टियोपोरोटिक ऑस्टियोपेनिक रेंज में है, तो सेम एनर्जी, सेम फोर्स, सेम ट्रॉमा से जिसका नॉर्मल है उसे नहीं फ्रैक्चर होएगा, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोटिक रेंज में उसे फ्रैक्चर हो जाएगा। लोग कहते हैं कैल्शियम की गोलियां खा लो हड्डियां मजबूत हो जाएगी, क्या ये सच है या एक मिथ? इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मिथ। हमारा जो लाइफस्टाइल है सा डाइटरी कैल्शियम है, तो जो फूड में से हमको कैल्शियम मिलता है तो वो प्रॉपर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहता है।
एलिमेंटल फॉर्म में जिस एलिमेंटल फॉर्म में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है हमारे हथेलियों से, वो फॉर्म में वो नहीं रहता है। और जैसा चाय खाना खाने के बाद इमीडिएटली चाय पी है तो टी रिड्यूसेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो हमारा ये डाइटरी हैबिट्स है, इसकी वजह से भी रिकमेंड कि कैल्शियम सप्लीमेंट शुड टेक आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। आप 30-40 के बाद में आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिया तो कोई इससे होना है फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। और उसके साथ विटामिन D3 के उसके शॉर्ट्स आते हैं, वो लेना चाहिए। अर्थराइटिस और जॉइंट पेन बढ़ते जा रहे हैं खासकर युवाओं में, इसका असली कारण क्या? अर्थराइटिस ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अर्थराइटिस जिसे हम संधिवात कहते हैं। संधिवात बहुत अलग अलग तरह के रहते हैं, आमवात, नीमवात, जो हेरिडिटरी अनुवांशिक रहता है। और जो आजकल बच्चों में जो कैल्शियम विटामिन D3 डिफिशियंसी, उसके बाद कार्टिलेज इनसफिशिएंसी, इसकी वजह से जो होता है वो एक होता है। ये बहुत ब्रॉड फिनोमिनन है। क्या बच्चे मोबाइल और गेम्स की वजह से कमजोर हड्डियों के साथ पैदा हो रहे हैं या कैसे है? ऐसा जैसा मोबाइल का रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हम अगर रिलेशन लगा पाए तो मोबाइल इज इंडोर गेम, बाहर खेलते नहीं है, खेलकूद नहीं, मैदानी खेल खेलते नहीं। मैदानी खेल से जब आप खेलते हो तो आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है, आपकी बॉडी में से सिग्नल्स निकलते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट्स बोन में हो जाए, बोन स्ट्रॉन्ग हो। जिस तरह से एक डिसीज एट्रोफी बोलते हैं, अगर हम हमारा कोई बॉडी का पार्ट है तो हम बहुत देर तक या बहुत दिनों तक यूज नहीं करते, तो हमारी बॉडी से उसे एक फिनोमिनन कहते हैं डिसीज एट्रोफी। कहते हैं हम अगर उसको यूज नहीं कर रहे तो बॉडी उसको छोटा कर रहे, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते बॉडी, वहां का सारा न्यूट्रिशन होकर बॉडी के बाकी पार्ट्स में लगा देती है जहाँ पे जरूरत है। तो इट इज लाइक सेम, तो अगर हम मैदानी खेल खेले तो हमारा बॉडी का सर्वांगीण विकास होने के लिए मदद होती है, और डेफिनेटली ये कॉज हो सकता है इंडिया। रावणकर हॉस्पिटल की इतनी पॉजिटिव रिव्यू क्यों है? आपके टीम की स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली मेरा मेन स्ट्रेंथ ये है कि जो कोई क्लिनिकल वर्क है आई डू इट माई सेल्फ। मेरे यहाँ पे प्लास्टर भी मैं ही लगाता हूँ, मेरे यहाँ पे स्टिचेस भी मैं ही देता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई भी क्लिनिकल वर्क है आई डू इट, मैं खुद करता हूँ। जैसा बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि कोई जो लर्नेड बच्चे रहते हैं या असिस्टेंट रहते हैं वो टास्क खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरा फिनोमिनन है कि आगे स्ट्रेचर पे सोया हुआ जो बंदा है, तो अगर वो मेरी माँ है उसके साथ, तो वो मुझे मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मैं खुद सोया हूँ, इनके साथ जो हुआ मुझे सहन होगा वही मेरे पेशेंट के साथ करना चाहिए। तो पेशेंट 70-80 किलोमीटर से मुझे मिलने आता, मेरे असिस्टेंट भी मिलने नहीं आता, तो दैट्स व्हाई मैं सारा जो स्टफ है वो मैं खुद कर रहा हूँ पेशेंट का, और मेरा हर पेशेंट से पर्सनल कनेक्ट रहता है। ये मुझे ऐसा लगता है दैट इज द मेन पिन पॉइंट इन ऑल। कोई ऐसा पेशेंट केस बताइए जिसने आपको इमोशनली टच किया और आपको ऐसा लगा हो कि यही कारण था कि मैंने डॉक्टर बनना चूज। तो बहुत से केसेस होते हैं बिकॉज लीड द ट्रॉमा। एक केस था रात को एक कॉल आया, एक दूसरे सर्वर का कॉल आया कि 2:15 बजे के आसपास, 2:15 के आसपास एक पेशेंट है, कैन यू अटेंड मी? यस सर। तो आई वाज ऑन द रोड ओनली, मैं रात को बाहर ही रहता हूँ, सो मैं फोन आइकॉन में पेशेंट था, मुझे फोन आया तो आई जस्ट गॉट डन, बात करते करते ही मैं आइकॉन में पहुंच गया। मैं वहां पे जब पहुंचा तो पेशेंट थे, एक पेशेंट था और दूसरा पेशेंट गैस्ट्रिक में था, और उसने ईसीजी भी ईसीजी लगाया था। मेरे वहां का जो आरएमओ असल नहीं बचेगा, गया बोले आप उसको देखिए दूसरा।
तो मैंने उसको देखा तो उसका फाइनल डेस्क शुरू था, तो मैंने बोला इसको पहले हम अटेंड करते हैं। मैंने उसको सीपीआर देना शुरू किया। उसको बोला सारे इमरजेंसी मेडिकेशंस लगाओ। स्ट्रेचर पे ही पेशेंट को वहां से स्ट्रेचर पे गया, स्ट्रेचर पे उसके ऊपर चढ़ गया और मैं उसको कम करने लग गया। वहां से वार्ड बॉय को उन्हें निकलने के लिए बताया, एक ब्रदर को अम्मू जैसा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए लगा। वैसे ही मैं उसके ऊपर पेशेंट स्ट्रेचर पर लिफ्ट से आईसीयू में गया। आईसीयू में जैसे का एनेस्थेटिक इंट्यूबेशन हुआ और सारी प्रक्रिया हुई और आधे एक घंटे बाद पेशेंट रिव्यू हो गया। पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट प्लस आइनोट्रॉप्स पे था, यानी जो बीपी वगैरह मेंटेन करने की दवाई था। 2 दिन बाद ऐसे ही रहा, 2 दिन बाद वो वापस आया एंड वो बच गया। उसके बाद उसके 12 से 13 सर्जरीज हुई, दोनों हाथ, दोनों पैर, उसके मल्टीपल जगह पे फ्रैक्चर थे, उसका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, फ्रैक्चर मल्टीपल जगह पे फ्रैक्चर था। पेशेंट की सारी सर्जरीज ही ऑल्सो एट दैट टाइम आइकॉन में महात्मा फुले जो राजीव गांधी जनारेटी योजना थी, तो हमने उसका टोटल फ्री में किया और वो रिलीव हो गया। आज भी इस चीज को 10-11 साल हो गए, 10 साल हो गए। आज भी उस लड़के के फोन व्हाट्सएप के डीपी पे मेरा फोटो लगाया है, उसमें मला वाचवणारा माझा देव म्हणून असं लिहिलंय। और जिस दिन उसको एक्सीडेंट हुआ था और आई रिव्यूड इट, तो वो उस दिन हर साल आता है मेरे हॉस्पिटल में, आता है मेरे चेम्बर को सजाता है और केक लेके आता है और केक काटता है। आप कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी बड़ी कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं, क्या मेंटल प्रिपरेशन है इसके पीछे या कोई सीक्रेट? सर्जरीज ये आपका साइकोमोटर स्किल रहता है। सो मुझे आप अगर पूछेंगे कि इज द इजीएस्ट जॉब यू हैव इन योर लाइफ, सो सर्जरी इज द इजीएस्ट जॉब फॉर मैं उसी के लिए बना हूं। उससे मुझे आनंद मिलता है, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। अगर मुझे मैं अगर अच्छी सर्जरी कर लेता हूं तो आई फील वेरी हैप्पी, तो बहुत अच्छा किया है और मुझे मेरा काम हैप्पीनेस देता है। तो दैट इज द मेन क्रक्स आई थिंक, कि हम जो काम कर रहे हैं अगर वो उससे हमको हैप्पीनेस मिलता है, उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा इज अ चैलेंज। कोई और आई ऑलवेज नो आई कैन डू इट बेटर देन एनीवन एल्स, ये मुझमें कॉन्फिडेंस रहता है। कभी जरूरत पड़ी तो हमारे सीनियर्स से हम एक्सपीरियंस शेयर करके फिर डिस्कशंस करते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंसेस में कुछ चीजें होती है, पर्टिकुलर केस हम क्लिनिकल नीड्स में डिस्कस करते हैं। सो पेशेंट को 101% उसका कुछ कर सकते हैं। उसको अगर कोई 100% दे सकता है तो वो देना चाहिए। उसके ऊपर 1% भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ना रहे, इतना परफेक्ट हमने करना चाहिए। लोग कहते हैं बैक पेन तो सभी को रहता है, क्या ये सोच गलत है या इसे सीरियस लेना चाहिए? लो बैक पेन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। जैसा हमारा ऑर्थोपेडिक्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ओपीडी है तो उसका 30 to 40% चंग, मान लो मैं 3 कंडीशंस बताता हूँ आपको, तो 60 to 70% कंडीशंस, ये 3 ही पेशेंट प्रकार के पेशेंट है। एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन का, लंबर स्पाइन इश्यू जो आपने बोला कमर का, और तीसरा रहता है घुटने का। तो ये 3 पेशेंट बोले तो कोई भी ऑर्थोपेडिशियन का 70% रहता है। सो इट इज अ ग्लोबल कंडीशन। उसको कमर का जो दर्द है वो किस प्रकार का है, किस वजह से हुआ है, उसको इवेल्युएट करके ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करने के बाद में उसका पोस्ट ट्रीटमेंट जो डॉक्टर साहब ने बताया है, पर्टिकुलर डॉक्टर साहब ने जो बताया है आपको, वो एक्सरसाइजेज, वो मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल बैलेंसिंग, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें करनी चाहिए, उसे सीरियसली लेंगे। जिम जाने वाले युवाओं को जनरली कौन सी इंजरी होती है और इसे कैसे बचा जा सकता? जिम जाने वाले जो युवा है उनको सबसे इम्पोर्टेंट है हेवी वेट लिफ्टिंग कहते हैं। उनको कमर में एक्यूट लंबर डिस्क एंड देन क्रोनिक लंबर डिस्क, जो आपने कमर का दर्द बोला है वो होता है।
ये सबसे कॉमन मैंने देखा है, एक। और दूसरा, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप ना करते हुए, बॉडी को वार्म अप ना करते हुए अगर जिम करते हैं और आपकी कैपेसिटी से ज्यादा जिम करते हैं, तो मसल टियर, मसल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें इनको होती है। इसके बाद एक मेरा ऑब्जर्वेशन, जो भी बच्चे जिम को जाते हैं उनको नॉलेज नहीं रहता, दे आर टीनेजर्स, नए बच्चे रहते हैं, बॉडी बनाना है, तो आजकल मार्केट में प्रोटीन्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जैसा मार्केटिंग होती है, और वो जो प्रोटीन पाउडर्स रहते हैं कॉम्पिटिशन में, जो नॉन ब्रांडेड प्रोटीन्स रहते हैं, लोकल प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं ताकि वो इफेक्ट दिखे बच्चों। तो जैसे वो जिम करते हैं और वो प्रोटीन्स खाते हैं तो उनको मसल बढ़ना शुरू हो जाता है, दे गॉट इम्प्रेस्ड, और उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, तो वो प्रोटीन भी बहुत फैलता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हाइपरट्रॉपिक एचओसीएम, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स भी मैंने देखे इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, और पर्टिकुलरली इन ऑर्थोपेडिक्स। जो हमारा बॉल जॉइंट रहता है, हिप जॉइंट रहता है, उसमें बॉल जो रहता है, फीमर का हेड जो रहता है, उसका अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड की बीमारी बहुत कॉमन है यंग बच्चों। इसको थोड़ा इतने में अगर इसको अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड बोले, तो जैसा हमारा हिप जॉइंट है, ये सॉकेट है और ये बॉल है हमारा, ये जो हम चलते हैं तो ये बॉल ये सॉकेट में घूमता है, ये बॉल जो है इसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और ये पूरा ये निर्जीव हो जाता है, और जो सॉफ्ट सरफेस रहता है इधर का और इधर का, दोनों फुर्तीला होना चालू हो जाते हैं, और पेशेंट को पेन, और बाद में एक दिन इसको बदल के टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ता है। ऐसे मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं कि इन लोगों ने बॉडी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यानी प्रोटीन के नाम पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड खाके बॉडी बनाई, उनके फोटो दिखा दी कि सर ये देखिए मेरा कैसा था, और जैसा वो बंद हो जाता है वैसा तो वो बच्चा एकदम पहले था उससे भी एकदम पतला और एकदम गैचेक्सिक हो जाता है, ऐसा लगता है कि पोषित है, और उसको तो ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। और इसका एक ही सोल्यूशन, वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड एक बार आपको अगर हो गया, उसको एक ही सोल्यूशन है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसका कॉस्टिंग अगर हम डिसेंट अच्छा इम्प्लांट यूज करें तो 2.5 लाख एक हिप का जाता है, इतना पैसा भी उनके पास नहीं रहता है, ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसमें अवेयरनेस का की बहुत जरूरत है, और यंग बच्चे वो एक ऑरा में रहते होते हैं कि हमको उसको कर गुजरना है, तो जिम करना है, बॉडी बनाना है, तो इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है, तो उनको नॉलेज नहीं रहता, उनको मैच्योरिटी नहीं रहती। तो ये सारी चीजें अगर अवॉइड कर सके तो उसका आगे का पूरा लाइफ बर्बाद होने से बच। आप कितनी देर मोबाइल पर चुपकर बैठते हैं? क्या डॉक्टर भी खुद इस पेन से, बैक पेन से या नेक पेन से त्रस्त है, सफर कर रहे हैं? देखिए, मोबाइल ये व्यसन है, वो हर किसी को है, कोई डॉक्टर भी सिर्फ है, लेकिन कोई भी पार्ट का आप अगर ओवर यूज या मिस यूज करेंगे तो वो पार्ट आपको तकलीफ देना शुरू करेगा। और अगर आप मोबाइल पे घंटों वक्त बिताएंगे तो आपका जो दिन का समय है, जो एक्सरसाइज के लिए, आपके पर्सनल वेलबींग के लिए यूज करना है, वो भी नहीं आप कर पाए। तो उस वजह से मोबाइल इज इंजूरियस टू हेल्थ। एंड जैसा आपने बोला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लो बैक पेन, ये तो जो चीजें हैं किसी को भी हो सकती है। प्रोफेशनली अगर आप सर्जन्स की माने तो जिन लोगों को, हम लोगों को घंटों सर्जरी करना पड़ता है नीचे देख के एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने के अच्छे चांसेस है। क्या रेनी सीजन में हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है? ऐसा रिलेशन है? क्या बूढ़े लोग ज्वाइंट पेन से सफर करते हैं? यंग और बूढ़े दोनों को जॉइंट पेन हो सकता है, लेकिन यंग पेशेंट्स में रिकवरी करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इनकी बॉडी उसको ऑटो रिपेयर मोड में बहुत अच्छे से जाती है। दूसरा, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है, इतना प्रॉब्लम निकल जाता है। मैं आपको बोला है अडल्ट पेशेंट को जीरियाट्रिक एज ग्रुप, जीरियाट्रिक बोले तो ओल्ड एज पीपल्स, तो उनमें प्रॉब्लम ही ये रहता है कि वियर एंड टियर, जैसा वक्त के साथ घसाई होती है, जैसा हम गाड़ी चलाते हैं तो चक्की की जैसे घसाई होती है, तो वैसे बॉडी की घसाई,
तो वो खसाई जो रहती है, वो जो वियर एंड टियर रहता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम रहते हैं जो आते हैं, जैसे कमर के मनके, उनका आकार बदलना, आकार बदलने के बाद वो नीचे गद्दी पे प्रेशर देना और गद्दी में नस को दबाना, तो उंगलों के आकार बदलना। ये क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड एज वाइज उनका बोन मिनरल डेंसिटी डाउन होता है, उनका कैल्शियम विटामिन डी का स्टेटस कम होता है, और उनका हड्डियां जो रहती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से नरम होती है और आकार शेप चेंज करना शुरू करता है। तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी चीजें होती है। और अगर हमने सही समय पे मसल बैलेंसिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें अगर हम ले, तो ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती। अगर किसी को अचानक हड्डी में क्रैक हो जाए, घर पर उसे क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? अगर हड्डी में क्रैक होता है, अगर ऐसा लगता है हमको या फ्रैक्चर है, तो व्हाट यू शुड, तो सबसे पहले आपने उसको स्टेबलाइज करना चाहिए। स्टेबलाइज के लिए तो कोई भी स्केल रहती है या कुछ लकड़े के आकार का ऐसा टाइट रहता है, उसको आगे से और पीछे से उसको बांध के उसको कुछ टेपिंग से चिपका देने को ना, ताकि वो पार्ट हिले ना। दूसरा, अगर तुम्हारे पास आइस पैक्स है, घर में आइस पैक्स है, तो आइस पैक्स उसको लगाए ताकि स्वेलिंग आने, और जो भी पार्ट को लगा है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे रहे ताकि उस पर सूजन कम डेवलप रहे। जो हमारे जहाँ पे भी है वहां से ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जल्द से पहुंचे। इतनी पेशेंट सर्जरीज के बीच आप एनर्जेटिक कैसे रहे? तो एनर्जेटिक, देखिए मैं पहले ही बोला आपको कि व्हेन यू एंजॉय योर वर्क, काम कर रहे हैं तो हमको एंजॉयमेंट देता है, तो हम थक ही नहीं सकते। जैसा काम बढ़ता है आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती है। अगर हम काम करने में हमारा मन नहीं है, तो हम काम बढ़ने से हमको थकान बढ़ती है। लेकिन अगर आप मुझे मिले, तो अगर मैंने 5 सर्जरी करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और आप मुझे मिले, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कितने फ्रेश लगे। लेकिन मैंने अगर 2 दिन कोई सर्जरी नहीं किया, तो मेरी बॉडी एक होना शुरू कर देता है। सो इट इज लाइक दैट। एक अच्छे डॉक्टर के लिए कौन सी क्वालिटीज उसको होनी चाहिए? नॉलेज, कंपैशन या कम्युनिकेशन? सर, नॉलेज, कंपैशन एंड कम्युनिकेशन that all are a basic minimum criteria, बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया। आप अगर नॉलेज है तो ही आप सर्वाइव कर रहे हैं। पहले का जमाना गया जहां पे लोगों को ऑप्शन नहीं, आज लोगों को n नंबर ऑफ ऑप्शंस। सो नॉलेज अगर नहीं है तो आप सस्टेन ही नहीं कर, कंपेटेबिलिटी नहीं है तो आप सस्टेन ही नहीं कर, और कंपैशन नहीं है तो आप कहीं पे सस्टेन नहीं कर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के अलावा डॉक्टर शुड बी गुड बाय हिज, आपने जैसा बोला था, गुड बाय स्किल्स। ही शुड बी नॉलेज, ही शुड बी कॉम्पिटिटिव। इसलिए स्किल्स अच्छा होना चाहिए, ये तो जरूरी है। ही शुड बी गुड बाय मॉरल्स, तो उसका मॉरल्स से वो सही होना चाहिए। अदरवाइज मैंने बोला था कि आपको नीचे स्ट्रेचर पे सोया हुआ बंदा, ये आपके घर का बंदा, इस तरह से आपको उसको ट्रीट करना है। तो उसके अपने घर वाले बंदे के साथ जो चीज हुई है हमको सहन नहीं होती, हमने दूसरे के साथ नहीं करता। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अनइंडिकेटेड सर्जरीज, अनइंडिकेटेड ट्रीटमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में नोबल ईरानी बोलते हैं कि अगर मैं इसको अपना पेरेंट समझ के ऑपरेशन करूं तो मेरे हाथ में या परफेक्शन नहीं आएगा। ऐसा नहीं रहता है। सारा मूवी का था वो, मैं आपको बोलता हूँ, आई हैव ऑपरेटेड माय रियल ब्रदर, मैंने मेरे खुद के भाई को ऑपरेट किया है। सो इट वाज अ ऑप्शन कि किसी और से, आई हैव, मेरे सारे दोस्त किसी और से ऑपरेट करवाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी हाथ में रहना चाहिए। सो आई कैन डू इट बेस्ट वे। मैं जितना बेस्ट वे से कर सकता हूँ और कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं ही। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो क्या? मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो आई थिंक आई वुड बी अ लॉयर। अकोला जैसे शहर में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते? मेडिकल फील्ड में आने के लिए
देखिए सिनेरियो गॉट चेंज्ड। हम जब 11-12 में थे तब दो ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे। जो सारा सारा सोशल ग्रूमिंग था, तो इट वाज लाइक कि आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, दूसरा ऑप्शन ही किसी के पास होता। यूपीएससी एमपीएससी हमारे टाइम पे हमको पता ही, हमारे पेरेंट्स ने या सोसाइटी में भी किसी को पता ही नहीं कि स्पर्धा परीक्षा रहती है, तो ये सारा चीजें रहती है। सीए बनना रहता है। सीए, व्हाट इज सीए? वी डोंट नो। आई कम टू नो सीए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन। ये सारे जो ऑप्शंस थे वो थे ही नहीं और किसी को पता ही नहीं। लेकिन अभी मैं बहुत अकोला जिले में बहुत जगह पे घूमता हूँ, तो कहीं पे भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ रैयाडा में गए थे, वहां पे एक लाइब्रेरी उन्होंने स्टैब्लिश की। वहां पे आजू बाजू के 15-20 श्रेणी के 30-40 बच्चे बैठ पढ़ रहे थे, गिविंग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे। सो अभी सिनेरियो चेंज हुआ है। अगर किसी को भी कोई भी प्रोफेशन चूज करना है, दैट इज, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमको क्या अच्छा लगता है ये अगर हम करें, हम चूज करते हैं, तो आपको, जैसा आपने बोला कि यू विल बी एनर्जी, आपको उस चीज से फ्रस्ट्रेशन नहीं आए और आपको आनंद देंगी वो चीज। तो डॉक्टर करके अगर आपने प्रोफेशन चूज करना है, आई हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द लॉन्ग एजुकेशनल स्पैन। एजुकेशनल स्पैन बहुत लंबा है। जब आप प्रैक्टिस में आते हो, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स लगती है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेटलमेंट का स्पैन अच्छा खासा रहेगा। बट सबसे ऊपर जाके अगर आप देखेंगे, दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोफेशन फॉर फ्यूचर। किसी भी बच्चे को उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोफेशनल करियर है, मैं मानता हूँ। Rapid fire questions, short answer. Your favorite health tip in one line? Stay happy, be happy. One habit you want every Indian should adopt? Exercise. Coffee or chemistry? Pleasure. Surgery or meditation? What is needed? It depends on the seat. What is needed? It is not compulsory that one fracture should be treated like this or it is a call from a consultant. If boss would talk, what would they say? They will say, keep me healthy, I'll keep you moving. अगले 5 साल में डॉक्टर राउत सर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? जहाँ हूँ वहां पे मैं खुश हूँ और मैं आई लाइक ट्रीट मोर पेशेंट्स विद द इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आज की बातचीत से पट्टियों की नहीं, भरोसे और उत्साह के लिए आपने दिखाया कि इलाज सिर्फ सर्जरी ही नहीं बल्कि एक सेवा है जो इंसान को फिर से खड़ा होना सिखाता है। सावंतगढ़ हॉस्पिटल आज अपोला के लिए सिर्फ एक नाम ही है बल्कि विश्वास पहचान बन चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द वैल्यू। स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड के बारे में क्या है? स्पॉट ऑन के माध्यम से आप अकोला के जो शख्सियत है, डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट प्रोफेशनल ग्रुप्स के जो सारी शख्सियत है, उनको आप अकोला के जनता से जो रूबरू करा रहे, दैट इज अ वेरी नोबल एंड इनिशिएटिव टेकन बाय यू पीपल। हमें पता रहना चाहिए कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। अगर हमें वो पता ही नहीं है तो वो हमारे नॉलेज के बाहर है, तो वो हमारी कैपेसिटी के हमको पता नहीं। जब हमको ये समझता है कि हमारे बाजू में कोई तो है जो ऐसा कर रहा है, वहां पे कोई तो ऐसा कर रहा है, ये है उसकी ये फॉटलाइन है, ये थिंकिंग है। अगर हम ये हमारे लोगों को पता चले तो ये दैट विल बी इंस्पिरेशन।
हर चीज, हर बोली हुई चीज, हर घटना से कोई ना कोई इंस्पिरेशन ले सकता है। सो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे जो आप कोई भी अप्रिशिएट करता है तो मुझे बाहर वालों ने अप्रिशिएट करने से ज्यादा अगर मुझे मेरे गांव वालों ने अप्रिशिएट किया तो उसका ज्यादा एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है, एक अलग महत्व रहता है। और आप ये दोनों चीजें ये पॉडकास्ट के माध्यम से साथ दे रही है। अकोला की जनता के लिए भी मैसेज मैसेज यानी एज अ डॉक्टर, एज अ ऑर्थोपेडिक। देखिए अकोला की जनता के लिए मैसेज यही है कि स्टे हेल्दी, कीप गुड फूड हैबिट्स एंड कीप एक्सरसाइज शेड्यूल्ड प्रॉपरली। सो अगर हम कैंप्स लेते हैं, बहुत सारे कैंप इज कोई भी डॉक्टर अगर कोई कैंप लेता है तो दैट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी। कोई भी पर्सन उसके प्रोफेशन में अगर कोई बाहर निकलता है तो दैट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी। हम कैंप लेते हैं हमारे पेशेंट्स कम करने के, हमारा पर्पज है कैंप्स से पेशेंट कम करना। कैंप्स में जाते हैं तो बोन मिनरल डेंसिटी जांचते हैं, विटामिन D3 का लेवल जांचते हैं, न्यूरोपैथी जांचते हैं, ताकि डिसीज होने के प्रायर 5-6 साल पहले ही हमको पता चल जाए कि क्या होने वाला है, ताकि आज हम उसको कैल्शियम और विटामिन D खिलाएंगे उसको हेल्दी कैसे। सो हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गिरे ना, किसी को कुछ होए ना। और अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपकी मसल्स स्ट्रोंग अप रहेंगी, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अप टू द मार्क रहेगा, तो आप गिरने के बाद में भी फ्रैक्चर होने से बच सकते हो। थैंक यू।